उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से देखें तो विश्व प्रसिद्ध झीलों की नगरी है और जब यहाँ की राजनीति पर बातचीत करें तो यहाँ की सीट मेवाड़ की अन्य सीटों को साधने में एक भूमिका निभाती है। इसी उदयपुर की राजनीति में एक चेहरा है जिन्हें भाजपा के कर्मठ सदस्य, कार्यकर्ता या कह सकते हैं उदयपुर विधानसभा के विधायक दावेदार डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री। खमागणी चुनावी टपरी के इस लेटेस्ट एपिसोड में आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वह भाजपा के प्रदेश संयोजक है आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री जी। शास्त्री जी, हमारे इस चुनावी टपरी में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। तूफानों से घिरे आपका राजनीतिक कार्यकाल रहा है हमेशा ही। तो शास्त्री जी, उदयपुर की जनता को बताएं आपका राजनीति में कैसे आगमन हुआ और अपने बारे में एक संक्षेप में वर्णन बताएं। देखिए, बचपन से ही मुझे सेवा करने का एक मन में ध्येय था, संकल्प था। 6th क्लास की उम्र में मैं क्लास का मॉनिटर बन गया और फर्स्ट ईयर में मैं जयपुर संस्कृत कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट बना और फाइनल होते होते मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट हो गया। और पहला उदयपुर का कोई बच्चा अगर बाहर जाकर कोई प्रेसिडेंट रहा तो वो मैं था और वो संस्कृत यूनिवर्सिटी की उसमें एफिलिएशन थी। वहाँ से चूंकि मेरा जीवन हमेशा यही था कि भाई हम सेवा की ओर बढ़ें, सेवा करें, तो निश्चित ही मैंने एक कार्यक्रम रखा था सरस क्रिकेट कप और उनसे गुलाब जी भाई साहब को मैंने उसमें चीफ गेस्ट बनाया था और उनका जो वक्तव्य सुना तब मेरा मन हुआ, क्योंकि मेरी फाइनल हो गई थी, किसी न किसी विचारधारा से जुड़ना ही था और चूंकि विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे तो निश्चित ही कमल का हाथ थामना था। तो कमल थामना था हाथ से, तो निश्चित किया कि नहीं, बीजेपी में ज्वाइन करना है और बीजेपी से बढ़ना है। उदयपुर आए और उदयपुर आके विद्यार्थी परिषद ने कहा साहब संस्कृत कॉलेज का आपको एक टिकट बांटना है। मैंने टिकट बांटा। हुआ ऐसा कि सर जो जो देखी वीतरागने सो होसी वीरारे, अनहोनी होसी नहीं काहे हो तधीरारे। मतलब जो टिकट मैंने जिस विद्यार्थी को बांटा उदयपुर महाराणा संस्कृत कॉलेज का, वो विड्रॉल कर गया अपना फॉर्म। तो मुझे सजा के रूप में कहा कि आपकी सजा है कि आपको फॉर्म भरना है और मैं 3 वोट से संस्कृत कॉलेज का उदयपुर का चुनाव जीता। उसके बाद मैं युवा मोर्चा में रहा, 5 साल का कार्यकाल मेरा युवा मोर्चा का रहा। पार्टी में 2 बार मैं जिला मंत्री रहा और जिला मंत्री में रहते हुए प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जिला संगठन का प्रभारी बनाया डूंगरपुर से। वहां मैंने नगर निगम और जिला परिषद के चुनाव में बीटीपी को ये कहते कि बीटीपी का निपटाने के लिए, नाश करने के लिए हमने कांग्रेस से भी गठबंधन करना ठीक समझा, क्योंकि वहां ये जो जिस प्रकार से जनजाति क्षेत्र को बरगलाया जा रहा था राजनीति के परिदृश्य में, तो उससे हमने समझा कि नहीं, ये काम ठीक है। और हमने नगर निगम जिला परिषद के साथ में पार्टी ने 18 महीने का मुझे काम दिया और मैंने वहां बहुत अच्छे से किया। और फिर उसी बीच 2 साल के कार्यकाल में मुझे प्रदेश का संयोजक बनाया माननीय सतीश जी पुनिया साहब ने, माननीय संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और गुलाब जी। युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जब आप थे तब 453 आपने ऐसे आंदोलन करे। मैं मानता हूं कि आंदोलन करना, जन विकास के लिए आंदोलन करना एक बहुत बड़ी बात है जी। तो उस आंदोलन करने के लिए आप एक स्पेशलिस्ट माने जा सकते हैं, तो उस सोच के बारे में थोड़ा सा मुझे आप अवगत करें। क्या सोच है कई जब जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज लगती है उसके खिलाफ बोलना, आपकी विचारधारा बताएं। देखिए, 2011 में जब माननीय कटारा साहब ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया, स्थानीय संगठन ने बनाया, ऋषि जी बंसल हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो हम देखते थे कि हर छोटी छोटी चीज में सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो तानाशाह होते गए। हम कहते रोड ठीक करो, वो बोलती रोड ठीक नहीं होगी, ये तो होगी जैसे होगी। हम कहते घर में पानी नहीं आ रहा, वो कहते जैसे आएगा वैसे आएगा। तो हमने कहा कि नहीं, इसके लिए हमको ही आना पड़ेगा। तो ऐसे कई आंदोलन हैं जो उदयपुर में कभी नहीं हुए। हम रोड के लिए बैठते तो दूसरे दिन रोड बनती, हम पानी के लिए बैठते तो दूसरे दिन पानी आता। तो ऐसे कई आंदोलन, 453 आंदोलन। एक बार तो मित्र ऐसा हुआ कि हम धरना दे रहे थे कलेक्ट्री में और पुलिस ने कहा आज तो इनको सबको लाठी चार्ज करना, ऐसा हमारे सुना। मैंने कहा तुम क्या लाठी चार्ज करोगे, हम तो जब कफन बांध के निकल पड़े हैं। तो हमने गेट भी कूदे, कलेक्टर साहब की गाड़ी पे भी चढ़ गए। तो ये पूरा सामूहिक आंदोलन होता है और इसमें गुलाब जी भाई साहब को मैं जरूर आज स्मरण करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सिखाया और मैंने बहुत सीखा उस व्यक्तित्व से, क्योंकि कैसे बात करना, कैसे चलना, कैसे आंदोलनों को रूपरेखा देना और पुलिस के साथ में किस प्रकार से अपनी बात को दमदारी से रखने के माननीय गुलाब जी भाई साहब से मैंने तो व्यक्तिगत सीखा। तो जैसे आप जैन धर्म से भी बिलोंग करते हैं और शास्त्री की उपाधि भी आपको मिली है, क्या ये आंदोलन सभी शांतिपूर्वक ही रहते हैं या कुछ अंदर ही एक आपका जो थॉट प्रोसेस रहता है, उसके बारे में मुझे आपको देखिए, राजनीति में धर्म नीति हो, इसकी हम पूरी चिंता करते थे
और धर्म नीति में राजनीति हो, इसका मैं बहुत घोर विरोधी था। इसलिए जितने भी आंदोलन होते थे वो पूर्णतः धार्मिक विचारों से होते थे, लेकिन अगर हम शास्त्र उठाते तो हमको शस्त्र उठाने की भी कला आनी चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मानना है। वो बात सही है, पर क्या एसपी साहब और कलेक्टर साहब की गाड़ी पर बैठने से उस धरने का एक स्पीड अप हो जाता है? क्या वो मुद्दा जल्दी सुना जाता है, या जो आपने कुछ इनोवेटिव चीज़ें भी हासिल करी है, इनोवेटिव तरीकों से आपने, जैसे राणा प्रताप का जो रेलवे स्टेशन, राणा प्रताप नगर जो रेलवे स्टेशन है, वहाँ गाड़ियाँ नहीं रुकती थी, उसके लिए भी आपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगाए, उनके उस सोच के बारे में भी थोड़ा मुझे बताएं आप। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि प्रशासन का मुखिया, पुलिस प्रशासन का मुखिया एसपी होता है, और पूरे उदयपुर का अगर कोई सुप्रीमो है तो कलेक्टर होता है। जब हम आंदोलन कर रहे हैं और एक दिन पहले युवा मोर्चा ने कोई पत्र भेज दिया कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब ये आंदोलन करेंगे, कोई मांगे, आप वहां मौके पे रहिएगा, और वो नहीं रहे, तो आप बताएं हमको कैसे समझाना चाहिए? हम उनको उसी भाषा में समझाते थे जिस भाषा में वो समझना जानते हैं, और यही राजनीति में प्रत्येक कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। लेकिन विनम्रता पूर्वक अपनी मांग को रखना कोई गुनाह नहीं है। हमने कोई किसी का पांव नहीं तोड़े, हमने किसी का माथा नहीं तोड़ा, लेकिन हम अपने अधिकारों को उस हद तक लड़ेंगे जिस हद तक वो समझेंगे। और रही राणा प्रताप रेलवे स्टेशन की बात, तो ये बहुत अच्छा संस्मरण है कि उदयपुर में माननीय सांसद महोदय हुआ करती थी किरण जी माहेश्वरी। हमने कई बार उनसे बोला कि साहब ये निजामुद्दीन और खजुराहो समय नई नई चालू हुई थी, तो वो यहाँ से उठती और नेक्स्ट स्टेशन उसका मावली होता। तो हमारे मन में आया कि बहुत बड़ा एक क्षेत्र जो है, यूं कह दें कि बहुत बड़ा एक बहुल क्षेत्र है, वो हिरणमंगरी की तरफ रहता है। उनको वहां से अपना ऑटो करके या निजी वाहनों से या परिवार के साथ में वो छोड़ने आते थे। तो हमने इसकी मांग उठे कि नहीं, ये ट्रेनें रुकनी चाहिए थी, और उस समय हम सब मंडल अध्यक्ष थे, तो हमने सबने मिलके उसमें आंदोलन भी किए और उन ट्रेनों को वहां ठहराव किया, और कई बार तो उस पर हमको कोर्ट में भी जाना पड़ा, अजमेर में, जो मामले चलते रहे। नहीं, एक बात आपने बहुत सही कही कि विनम्रता पूर्वक अपनी बात को प्रेजेंट करना वो बहुत ही जरूरी हो जाता है आज के समय में भी। जैसा कि आपके बारे में मुझे ये भी ज्ञात है कि आपकी गाड़ी की डिक्की अगर खोली जाए तो उसमें अनेकानेक प्रेजेंट्स होते हैं। तो जरा इस सोच के बारे में मुझे बताएं आप। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं मेरी गाड़ियों में हमेशा चप्पल रखता हूँ, और मेरा ध्येय, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, ये काम तो मैं आगे भी करूंगा, क्योंकि इस देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग गरीबी रेखा से नीचे का है, और उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं, ऐसा मुझे लगता है। जब मैंने प्रारंभ किया तो लोग हंसते थे कि भैया जिनेंद्र जी अपनी गाड़ी में चप्पल रखते हैं, लेकिन मैं अभी तक 20,000 से अधिक चप्पल अपने हाथों से गरीब बच्चों को पहना चुका हूं, और एक मिशन बन गया। अब लोग जूते बांट रहे हैं, क्योंकि लोग हंसते थे, ए यार कॉपी पेन बांट सकते हैं, जूते एक चप्पल क्यों बांट रहे थे? इसके पीछे मेरा जो कंसेप्ट था, एक बार मैं घर से बाहर निकला तो एक महिला जो जरूरतमंद थी, भीख आदि मांग रही थी, तो निकला और बहुत तेज धूप थी, 45 डिग्री से अधिक टेम्परेचर था। तो मैंने अनायास ही उस बच्ची के कदमों पे मेरी आंखें गई। मैंने कहा, बहन तुमने इसको चप्पल नहीं पहना रखी और तुमने पहन रखी है। उसने कहा, बाबू आप ही पहना दो ना, इतनी चिंता है तो। मैंने कहा चलिए मैं पहना देता हूँ। जस्ट बाहर एक चप्पल की दुकान थी, मैं उस बच्ची को हाथ पकड़ के ले गया। लोग देख रहे हैं यार जिनेंद्र जी किस बच्ची को लेके कहाँ जा रहे हैं। सामने गए और दुकानदार को कहा, भैया चप्पल दे दो। उसको पूछा, भाई कितने की है? कि किसको चाहिए? मैंने कहा गुड़िया की। ये कौन है? मैंने कहा यार ये इसकी बच्ची है। कि ठीक है। तो उसकी कीमत 120 रुपए थी, लेकिन उसने 70 रुपए जो मूल धन था, उसका जो मूल प्राइस थी, वो उसने ली। वहां से मुझे लगा अगर इस मिशन को मैं हाथ लगाऊंगा तो हो सकता है इस छोटी से पहल से उदयपुर में बड़ा मिशन खड़ा हो सकता है, और उदयपुर में खड़ा भी। नहीं, ये बात बहुत जरूरी है कि राजनेता होने के साथ ही साथ कुछ जन कल्याण और जन विकास के लिए अपनी कैपेसिटी में एक मदद करना, ताकि शहर में बेहतर सुविधाएं अवेलेबल हो बिलो द पॉवर्टी लाइन और सभी वर्गों के लिए। चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं और पार्टी से आपका भी नाम आगे प्रेजेंट हुआ है, तो आप कैसे अपने आप को मूल्यांकन करते हैं इस विधायक की दौड़ में उदयपुर शहर से? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं अपने आप को एक कार्यकर्ता के रूप में ही मूल्यांकन करता हूँ, और अगर मुझे पार्टी ने मौका दिया तो निश्चित ही जिस प्रकार से आज तक मैं खरा उतरा उस पर मैं खरा उतरूंगा। और उदयपुर ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं सभी नेताओं को पचा देता है। यहाँ पे बहुत आंदोलन जीवी भी रहते हैं, तो बहुत शांत जीवी भी रहते हैं, यानी सभी प्रकार के नेताओं का एक शांत शहर, क्योंकि मेवाड़ है। यहाँ पे ना कोई धर्म को ज्यादा प्रोपोगंडा किया जाता है, ना मजहब को किया जाता है। महाराणा प्रताप जी स्वयं राजपूत थे, तो भीलू राणा जी जनजाति के थे, हकीम खां सूरी मुस्लिम समाज के थे, तो भामाशाह जैन थे। यानी सभी समावेश हमको इस उदयपुर में देखने मिलता है। और निश्चित ही अगर पार्टी ने मौका दिया, केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने मौका दिया, तो मैं निश्चित ही उदयपुर में
जनता के विश्वास पे खरा उतरूंगा, ऐसा पूरा प्रयास करूंगा। पर आप ही की पार्टी के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, एक युवा अवस्था में इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए फाइट करना, बगैर पार्षद रहे हुए, पार्षद इलेक्शन के लिए भी आपने फाइट नहीं किया और सीधे विधायक की दौड़ में, तो ये लंबी छलांग तो नहीं लगा रहे हैं आप? देखिए, हम तो गुलाब जी के शिष्य हैं। माननीय गुलाब जी वैसा भी कभी पार्षद नहीं रहे और माननीय मोदी जी भी कभी पार्षद नहीं रहे। तो ये कोई पैरामीटर नहीं है कि राजनीति करना है तो कोई पार्षद ही बनना है। और हो सकता है मेरे भाग्य में पार्षद बनना ही नहीं लिखा हो, कुछ आगे बढ़ना लिखा हो, तो ईश्वर उसी कदम से आगे बढ़ा रहा। क्योंकि जब मैंने टिकट मांगा तो गुलाब जी ने कहा नहीं, और देखेंगे। तो क्या पता ईश्वर क्या चाहता है, शायद ईश्वर को अच्छा करना चाहता है, और जो ईश्वर करेगा वो हमको मंजूर है, ऐसा मेरा मानना। परंतु आप इस क्रिटिसिज्म को कैसे लेते हैं? आपकी पार्टी के विदिन ही जब लोग आप कार्य करते हैं, जैसा आप बताते हैं कि मौका मिले तो आप बढ़ चढ़कर काम करना चाहेंगे, जैसे आपने आंदोलन भी करे हैं, तो इन चीजों को, इस क्रिटिसिज्म को विद इन द पार्टी सर्कल आप कैसे लेते हैं? लड़ना अपने पार्टी से लड़ने के रूप में लेते हैं जी। या क्या इस विचारधारा इनको को आप मैं कैसे लेते 4 हैं? पंक्तियों से कहूंगा। सफल होना है तो कदम भारी रख, सफल होना है तो कदम भारी रख, बाहर निकल तू तूफानों से यारी रख, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें, ये तय है, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख, पर तू निरंतर अपना सफर जारी रख। नहीं, ये बात बड़ी मुद्दे की करी है, पर प्रैक्टिकली ये क्या उस स्पेस, उस पॉलिटिकल स्पेस में ये बात ली जाती है विद इन द पार्टी भी? मैं बहुत भाग्यवान हूं कि मेरा कोई विरोध कर रहा है, जिसका मतलब मैं ठीक चल रहा हूं। नहीं, ठीक बात है, आपने तो 453 आंदोलन करे हैं, तो विरोधों का तो आपको प्रैक्टिस ही हो चुकी है। और देखिए, जिसने भी कहा है, जो कहा है, मैं उनके लिए कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं निश्चित ही आज उनको आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। मुझे बोलना नहीं आता, ऐसा नहीं है, मुझे जवाब देना भी आता है, लेकिन वे मुझसे बड़ी है, मेरी बड़ी बहन है, तो हो सकता है बड़ी बहन को लगा हो कि ये पार्षद के लायक नहीं है, आगे बढ़ेगा, तो मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नहीं, देखिए, क्रिटिसिज्म को सही रूप से लेना एक बहुत सही कला भी है। दूसरा, हम उदयपुर शहर के लिए, जैसा कि हमारा प्रयत्न ये है कि आगामी चुनावों में युवा बढ़ चढ़ के भाग लें, और आप खुद एक युवा कैटेगरी में आते हैं और जो जोश आप में है, आप हमारे माध्यम से नव युवक युवतियों को क्या एक आह्वान देना चाहेंगे जो आगामी इलेक्शन है उनके लिए? देखिए, युवा 2 अक्षरों से मिलकर बना है, यू और वाह। इसको विपरीत करते तो बनता है वायु। जिस प्रकार वायु अगर सही दिशा में चले तो खेत खलियान भी लहलाएंगे, फसलें भी सुरक्षित रहेगी और महफूज रहेगी। लेकिन अगर वही हवा विकराल रूप ले ले तो तूफान का नाम आ जाएगा, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो मैं आज के युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि आपको अच्छी गाड़ी, अच्छी लाड़ी और अच्छा व्यापार मिल जाए, इसकी चिंता तो करें ही, लेकिन निश्चित ही ये देश है। अगर भारत रहेगा तो मेरे भाई तुम रहोगे, भारत रहेगा तो तुम्हारा परिवार रहेगा। क्यों ना, अगर यही सोच अगर मोदी जी सोच लेते तो क्या आज धारा 370 समाप्त होती? राम मंदिर जो हमारा स्वप्न था वो पूरा होता? क्या ये संभव था? जहां आज अमेरिका ने माननीय मोदी जी को वीजा नहीं दिया, वही अमेरिका का राष्ट्रपति आज उनके लिए पलक पावड़े बिछा के खड़ा रहता है, और यहां तक कोई राष्ट्रपति तो उनके चरण छूते हैं। ये मेरे देश की युवाओं की ताकत है, क्योंकि इस देश में 60% से अधिक युवा हैं, और युवाओं ने जो मोदी जी को ताकत दी है, हम समझते शायद मोदी जी और आगे बढ़ेंगे और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 में बनेगी। और युवा कुछ समय जरूर सेवा के लिए, देश के लिए और समाज के लिए निकाले तो निश्चित ही देश और उन्नति करेगा, क्योंकि पूरे विश्व में भारत नंबर 1 युवा देश है। एक अच्छी बात आपने कही, वीजा की बात आपने छेड़ी यहाँ पर। आपका पासपोर्ट है? हाँ है, वैलिड हो चुका है? लेकिन मेरा पासपोर्ट मेरे आंदोलन करने के कारण सस्पेंड कर दिया गया था, और अभी हाल ही में जब सब मामले मुकदमे समाप्त हुए तब मेरा पासपोर्ट बना। मेरे पे युवा मोर्चा के दौरान 16 मुकदमे थे, और सबके सब जनहित के मुद्दे थे, जो वो इसलिए मेरा पासपोर्ट रिजेक्ट हो गया। लेकिन अभी हाल ही में जब सब मामले निपटे तब मेरा पासपोर्ट बना, अभी भी बना है। तो जन आंदोलन में क्या कभी गिरफ्तारी भी हुई है आपकी? हाँ, बिल्कुल हुई है। एक बार जम्मू में हम गए थे तिरंगा यात्रा 2011 26 जनवरी को, तब वहां पे तिरंगा यात्रा का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग जी ठाकुर ने किया था। तो हम 2 दिन वहां पे जेल में रहे थे, और हमको बहुत प्रताड़ित भी किया, और हमको पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे बोलने के लिए कहे। हम लोगों ने नहीं बोले, क्योंकि जिंदाबाद भारत था, है और हिंदुस्तान रहेगा, इसलिए हमने नहीं बोले। तो बहुत प्रताड़ित भी किए। उदयपुर में मेरे नेतृत्व में हम ट्रेन में 300 कार्यकर्ता जब गए थे तो हम बहुत प्रताड़ित हुए। लेकिन हमको उस दिन नहीं पता था कि 2011 का आंदोलन हमारा 2022 में जब पूरा होगा और देश में जब 370 समाप्त होगा, तो इसमें हम भी एक गिलहरी हैं। हमने भी वहां पे एक छोटा सा पत्थर पानी में डाला। क्या उस गिरफ्तारी से कोई आपके कदम लड़खड़ाए या मजबूती आपको मिली, या आज के समय में गिरफ्तारी एक देश के लिए करना
इस पर क्या विचार है आपके? कर कुछ काम ऐसा जो यादगार बने। अरे वह काम ही क्या जिसका इतिहास ना बने। ये जो गिरफ्तारी थी वो मेरे जीवन में एक संबल था, एक हिम्मत थी, उसके कारण हम और आगे बढ़े और पूरी ताकत के साथ बढ़े। और राजनीति में तो हम कफन बांध के निकले। गिरफ्तारी से अगर डरेंगे तो शायद राजनीति नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये गिरफ्तारी जन आंदोलन में हो तो ठीक, दूसरे कृत्यों में नहीं हो, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आपने जन आंदोलन की बात आपसे काफी हो रही है, मुझे ये भी आपके बारे में ज्ञात है कि जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको लोगों तक पहुंचाना, भले ही किसी भी सरकार ने उसे लगाया हो, पशुओं के लिए भी आपने काफी प्रयत्न इस प्रकार के करे हैं, तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे और जो शहर की जनता है उनको अवगत करें कि ऐसी क्या पॉलिसीज हैं जो जनता के फेवर में है, जो जनता अवगत नहीं है। चिरंजीवी योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राजस्थान में लागू की है। इसको हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पॉलिसी जारी की, उसका नाम बदल के इन्होंने चिरंजीवी योजना कर दिया। आज जो चिरंजीवी का कार्ड है वो हमारे अहमदाबाद में नहीं चलता है, अगर किसी को बाहर ऑपरेशन कराना नहीं चलता, लेकिन उसमें मुआवजा राशि का प्रावधान है। और चूंकि मुझे प्रदेश ने आपदा राहत विभाग का प्रदेश संयोजक बनाया था, तो उसके तहत मैंने 6.5 करोड़ के मुकदमे, मेरे पास पूरी फाइल बनी हुई है, मैंने 134 लोगों को 6.5 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि दिलाई है। और उसी के तहत अभी हाल ही में जो श्रीनाथ जी के मंदिर में जो घर गिर गया था, उसमें एक अनन्या नाम की बच्ची को जो हमने अपने हाथ में मृतक होते हुए देखा, तो मैंने संकल्प किया था बेटा तेरे को भी मुआवजा दिलाएंगे। और उसका परिवार, जब हमने मुआवजा के लिए अप्लाई किया तो पता चला उसका पूरा परिवार यूपी का है, उसको मुआवजा नहीं मिल सकता था। तो मैंने नाथद्वारा मंदिर मंडल के तिलका जी से आग्रह किया महाराज जी से, महाराज जी आप अपनी तरफ से इसको दे, तो उसको 5 लाख रुपए की राशि जारी हुई। और 2 और जो अन्य मृतक हुए थे उनके भी परिजनों को मुआवजा राशि जारी हुई। ऐसी कई मुआवजा राशि मैंने नहीं की, ये ईश्वर ने मुझे इसका निमित्त बनाया। मैंने वो काम किया जो ईश्वर ने डिसाइड किया। मैं सोचता हूं कि कोई भी काम मैं नहीं कर रहा हूं, मैं ईश्वर का एक नुमाइंदा हूं, उनका एक सेवक हूं। वो जो डिसाइड करते हैं वो काम मन में होते हैं। और आज तक मैंने जब भी सोचा, पता नहीं वो ईश्वरी शक्ति होगी जो सफलता मिली मुझे, आज तक असफलता मिली हो किस अच्छे काम में मुझे याद नहीं है। यहां तक कि एक बार मेरे मित्र हैं, उनका फोन आया कि भैया जी वो घोड़े की ऐसी डेथ हो गई है, मालिक के पास एक ही था, तो उसको भी हमने मुआवजा राशि 60,000 दिलाई। और बड़ा हैरान करने वाला विषय कि उस पायल जो घोड़ी का नाम था, उसको जब पूछा गया, उसकी बहन को जो जिंदा थी, मरने वाले के लिए पूछा कि तुझे तेरी बहन के लिए न्याय चाहिए, तो उसने मुंडी हिला के, मतलब वो भी एक पंचेंद्रीय जीव है, वो भी एक जीव है, ईश्वर ने उसको भी भेजा है। ठीक है, आपको 2 टांग, मुझे 2 टांग वाला बना के भेजा, लेकिन उसको भी 4 टांग वाला बना के भेजा। जो दिल, जो खून आपके अंदर है वो उसके अंदर है। तो निश्चित ही मुझे लग रहा है कि ये ईश्वर का किया हुआ काम है। और मैं बहुत ही इस बात के लिए अपने आप को स्वाभिमानी समझता हूं कि एक भी काम मेरा यहाँ नहीं, ऊपर की ईश्वर की तिजोरी में जुड़ रहा है और वो जुड़ना चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि जैसे सरकारों ने आपदा राहत के लिए कुछ राशि जमा कर रखी है, पर क्या वो वास्तविकता में, जैसे आप इसके प्रति जागरूकता फैला रहे हैं, वो सराहनीय बात है, परंतु क्या जब कोई आपदा होती है, जैसे मुझे नहीं मालूम कि चिरंजीवी कार्ड अहमदाबाद में या बाहरी प्रदेशों में चलता है कि नहीं चलता है, तो उसके लिए क्या मुआवजा सरकार दिलाती है? देखिए, मेरा इसमें ऐसा कहना है कि चिरंजीवी कार्ड की योजना जब प्रारंभ की गई थी तो ऐसा लगा जनता को कि हमारे लिए बहुत कारगर है, लेकिन कलेक्टर से इसके लिए 10 लाख से अधिक के लिए राशि का कहना और 25 लाख की राशि दिला देना ही एकदम चिकित्सकीय क्षेत्र में होता नहीं है। अगर किसी पेशेंट को 25 लाख की राशि चाहिए तो उसके लिए कलेक्टर को अधिकृत करना पड़ता है, और यहाँ तक कि कलेक्टर उसको जारी करेगा तब तक तो बहुत समय निकल जाता, तब तक तो आदमी के प्राण पकड़ जाते हैं। दूसरा, सरकार की तरफ से इसके प्रावधान है, लेकिन अधिकारी जिस प्रकार से उसको रोकता है, जिस प्रकार से उस पर पाबंदियां लगाता है, उसके लिए मैंने संघर्ष किया। और मुझे याद है कि शायद 134 से अधिक लोगों को जब हम कलेक्टर साहब के पास गए, और मैं ताराचंद जी मीणा को आज याद करना चाहूंगा आपके माध्यम से, वे हमारे तात्कालिक कलेक्टर थे अभी पूर्व के, उन्होंने जो मदद की है जनता की, और जो कई बार उनके साथ में हाथ जोड़ के कहता था सर इसको मदद मिलनी चाहिए, उस कैडर में आता है, तो वो तुरंत ही 10 दिन के अंदर उसकी जांच करा के और राशि दिलाते थे। सरकार का प्रावधान है, लेकिन जनता को जागरूक करना पड़ेगा। और मैंने बहुत स्तर तक इसमें प्रयास किया कि जनता जागरूक हो। तो उदयपुर संभाग में तो हमारे कार्यकर्ता लोग इसमें जागरूक और जनता भी जागरूक। क्योंकि काफ़ी बिल्डिंगें उदयपुर शहर में भी काफ़ी पौराणिक समय पर बनी हैं, जो कि अब मरम्मत मांग रही है। अगर वहाँ कोई अनहोनी या आपदा होती है तो सरकारों का उस आपदा के लिए राहत कोष बनाया हुआ है, या किस तरीके से सरकार उन चीज़ों को ना हो, उस अनहोनी को ना होने के लिए एक मदद करती है लोगों की? देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आम जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि जिनकी भी घर की बिल्डिंगें बहुत पुरानी हो गई है, जीर्ण तीर्ण हो गई है, वो गिरने जैसी है, तो वो खुद अपने खर्चे से गिरा दें।
वो इसका इंतजार नहीं करेगी, नहीं गिरेगी, क्योंकि वो भगवान नहीं है। गिरेगी तो पूरा परिवार में से कई लोगों की फोटो लग जाएगी। तो मेरा कहना है कि पहली बात तो वो अपने आप को इसमें व्यवस्थित करें और बिल्डिंग को ठीक करो। सरकार की तरफ से भी इसका प्रावधान है, मुआवजा राशि का प्रावधान होता है, वो सही समय पे उसकी जो मियाद है उसमें अगर वो हम अप्लाई करते हो तो निश्चित ही सरकार देती है। उसके लिए हमको डेथ सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, उसके लिए हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनानी पड़ती है, और पूरी प्रोसेस अगर हम उसको फॉलो करें तो निश्चित ही सरकार से उसका मुआवजा मिलता है। और मैंने तो विपक्ष में रहते हुए जो दिलाया है, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये मेरे लिए ईश्वर का दिया हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा था कि जो मैं मदद कर पाया। तो आप अभी जो आगामी सरकार है उनको एक मूल्यांकन करना चाहें, उदयपुर शहर में जो कार्य हुए हैं उसका मूल्यांकन कैसे आप करेंगे, और 10 में से नंबर देना चाहें जो कार्य अभी तक हुए हैं वो आप क्या देना चाहेंगे? राजस्थान सरकार के, जी, राजस्थान सरकार के और शहर में जो कार्य हुए हैं। देखिए 2 सरकार है, 2 प्रकार से मैं नंबर दूंगा, इसको बांट दिया जाए। एक तो है शहरी सरकार और एक है प्रदेश की सरकार। प्रदेश की सरकार को तो मैं 4 नंबर दूंगा, और एक प्रकार से वो फेल सरकार है। आपको ऐसा गहलोत जी को क्या आन पड़ा कि आप बिल्कुल ही एंड टाइम में, चुनाव के बिल्कुल 1 वर्ष पहले आप बिल्कुल टोपी बनाते हैं, माला उठाते हैं और बिल्कुल इसके लिए तैयार हो जाते हैं कि हम जनता की मदद करेंगे। आप रेवड़ियां बांटने का प्रयास करते हैं, आप मोबाइल बांटते हैं, आप लोगों को अलग अलग धर्म के हिसाब से आप वोट बनाते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस प्रकार से धर्म को क्यों बांट रहे हैं। क्या जैन समाज का धर्म या ब्राह्मण का बोर्ड, ये किसकी, इस प्रकार से आप करके क्या प्रदेश को बांटना चाहते हैं? आप बांटने की राजनीति कर रहे हैं, मुझे ऐसा व्यक्तिगत लगता है। ये मेरी व्यक्तिगत सोच है कि आप बांट रहे हैं, आप बांटने की राजनीति प्रदेश में कर रहे हैं। उसके अलावा आपकी जो भी योजनाएं हैं सबकी सब आपने अभी के अभी लागू की। मैं कहता हूं इसके सामने राजस्थान नंबर 1 किस में, वो भी आप सुन लीजिए। पेट्रोल की मूल्य वृद्धि में राजस्थान नंबर 1। सबसे अधिक बलात्कार की श्रेणी में कोई है तो मेरा राजस्थान नंबर 1। सबसे अधिक पेपर लीक हुए, युवाओं के साथ विश्वासघात किया, जो युवा कई वर्षों तक मेहनत करता है उसके लिए पेपर लीक होने के लिए नंबर 1। पुलिस प्रशासन फेल है। हम थाने में जाते हैं, वहां लिखा हुआ रहता है अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। ये गहलोत सरकार में उल्टा हो गया है, अपराधियों में तो विश्वास हो गया और आम जन में डर पैदा हो गया। कोई भी इसके लिए तैयार नहीं है सरकार के लिए। और मैं निश्चित ही आपको कह रहा हूं, देखिएगा सरकार तो इस बार क्लीन बोल्ड होगी। ये राजस्थान सरकार इसलिए क्लीन बोल्ड होगी कि आप मोबाइल बांटकर जिस प्रकार से हमारी बहनों को बरगला रहे हैं, उनको वो नहीं चाहिए। अरे आपने जो किट दिया ना, राशन का किट, अगर आप उसको ढंग से देखो तो उसके अंदर ही भ्रष्टाचार है। हमने ऐसे कई किट देखे। अगर आपको देना था, एक नमक की थैली भी दो, डंके की चोट पे उसकी क्वालिटी वाली दो। जनता आपसे मांगनी नहीं है ये, अरे लेकिन दीजिए तो जनता का पैसे की, जनता की चीज को दे रहे हो, तो आप इसमें क्या बताना चाह रहे हो? दूसरा, मुझे इस बात की बड़ी हैरानी है कि अखबार में प्रतिदिन इतने बड़े बड़े विज्ञापन किसके, क्या बताना चाह रहे हैं आप? आप अकेले की बड़ी फोटो खड़ी करके अखबार में, भास्कर पत्रिका, जितने भी अखबार है उसके अंदर आप विज्ञापन देके राजस्थान की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। जहां भी होर्डिंग में देखो अशोक गहलोत, ये क्या बताना चाह रहे हैं आप? अगर आपके काम में दम है तो आपको होर्डिंग लगा के प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो जनता तक पहुंचा हुआ काम होता है, वो दिखता है। इसीलिए ये फेल सरकार है। मैं इसको कोई नंबर नहीं दूंगा, इवन इसके तो सफाई की भी कमी मान के इसको मैं 3 नंबर देके इसको फेल सरकार। आपने राजस्थान की सरकार को तो भली बात ही नंबर दे दिए, पर उदयपुर की शहरी सरकार को आप नंबर क्या देना चाहेंगे? दूसरा, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जो आपने कहा मुफ्त की चीजें गहलोत सरकार बांट रही है। मुफ्त की चीजें तो वसुंधरा जी के समय में भी बांटी गई थी, मोबाइल फोन तब भी बांटा गया था। होर्डिंगे तो आज भी जो फाइट करना चाह रहा है वो भी बड़ी बड़ी होर्डिंगे लगा रहे हैं। तो क्या आप उस सोच के ही खिलाफ हैं, या ये दोहरे आपके स्टैंडर्ड्स आप बताना चाह रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? दोनों चीज का उत्तर आपने दे दिया। जो होर्डिंग लगा रहे हैं, प्रत्याशी अगर अपना होर्डिंग लगाता है तो अपने जेब के खर्चे का लगाता है, वो जनता के पैसे का होर्डिंग नहीं। लेकिन अगर सरकार होर्डिंग लगा रही है तो गहलोत जी अपनी जेब से नहीं लगा रहे हैं, वो जनता का पाई का जो पैसा है ना, जो जनता ने दिया। मैं आपको बता दूं, अभी आपके ऊपर कर्जा नहीं होगा, है नहीं है, लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं, आपके ऊपर 67,872 रुपए कर्जा है, और वो माननीय गहलोत जी की कृपा से। तो जो बच्चा, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी होने वाली जो हमारी बहुरानी आएगी, वो कर्जा लेके आपके पास आएगी, क्योंकि गहलोत जी उनको 67,000 से समथिंग का कर्जा दे चुके। यानी नगर निगम में भी जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है वो करता तो अपने खर्चे से करता है। लेकिन हमने नगर निगम से कभी नहीं देखा कि महापौर जी ने कोई होर्डिंग लगाया, और लगता भी है तो बहुत सेलेक्टेड होर्डिंग लगते हैं जिसका खर्चा हम वहन कर सकते हैं। इसको दुरुपयोग कहते हैं, जो गहलोत सरकार कह रही है। और निश्चित ही मैं आपको कह सकता हूं कि जनता के पैसे का दुरुपयोग है, और जनता पाई का हिसाब लेगी। आपको वहां पे हमने आपको होर्डिंग लगाने का ठेका नहीं दिया,
हमने आपको जनता की सेवा करने का ठेका दिया, आप दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका मेरा विरोध है। और रही बात नगर निगम की, तो नगर निगम तो बहुत अच्छी चल रही है, उसको मैं 10 में से 9 नंबर दूंगा। 1 नंबर तो कट्टा ही, आप जानते हैं सब में कमियां होती है। देखिए, शहर की सड़कों के बारे में आपका क्या कहना है? झीलों की नगरी के साथ साथ गड्ढों की नगरी भी मानी जाती है। ट्रैफिक, मैं साइफन से यहाँ तक आया, मुझे आने में यहाँ से 40 मिनट लग गए, वहां से यहाँ आने में। तो ट्रैफिक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ट्रैफिक का काम नगर निगम डील नहीं करती है, ट्रैफिक का काम तो राजस्थान सरकार के पुलिस के जो प्रशासन है वो करता है। और ये पुलिस प्रशासन को समझना चाहिए कि ट्रैफिक को किस प्रकार से ठीक किया जाए। रही गड्ढों की बात, तो देखिए, ईश्वर हमारे उदयपुर पे बहुत मेहरबान है, क्योंकि झीलों की नगरी है। ईश्वर कभी भी बौछार कर देता है, कभी भी आपको खुश कर देता है। आप देखिए, 72 घंटे पहले उदयपुर में कोई ऐसी बरसात नहीं थी, लेकिन आप देखिए अभी हम बैठे हैं और बरसात को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं, तो कुछ चीज अच्छी होगी तो साथ, क्योंकि प्रकृति जब बरसेगी तो हमारे द्वारा किया हुआ काम कहीं ना कहीं तो छटपटाएगा, क्योंकि रोड़े जो होती है डामर की, वो निश्चित ही खड्डों के रूप ले लेगी। और जब भी बरसात खत्म होती है तो निर्माण समिति के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं वो उस पर काम करते हैं और नगर निगम भी काम करती है। तो कुछ ना कुछ तो हमको अच्छाई के साथ कुछ थोड़ी सी कठिनाई झेलनी चाहिए, और झेलनी भी पड़ती है। लेकिन आप शहर के अंदरूनी क्षेत्र पे ये नहीं देखेंगे। आपने बात किया साइफन से यहाँ का, मैं आपको बोलता हूँ, आप चलिए घंटाघर, आप मुझे वहां गड्ढा दिखाइए। आप चलिए मेरे साथ गुलाबबाग, आप मुझे वहां गड्ढे दिखाइए। आप चलिए मेरे साथ जड़िया की ओर, चलिए आप और भी कहीं शहर के अंदरूनी क्षेत्र पे, क्योंकि स्मार्ट सिटी ने जो काम किया है उसमें छोटी मोटी कमियों को हम समझ सकते हैं, वो भी प्रशासन ठीक कर रहा है, स्मार्ट सिटी ठीक कर रही है, नगर निगम ठीक कर रहा है, हमारे महापौर साहब ठीक कर रहे हैं। लेकिन बाहरी क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो क्षेत्र है वो यूआईटी का आता है, और यूआईटी आती है राजस्थान सरकार के अंदर, जिसमें आप देख रहे खड्डे हैं, तो खड्डे तो यूआईटी ने करे हैं। तो आने वाले चुनावों में आपका क्या प्रोपोगेंडा है या क्या विजन है कि आपकी पार्टी और आप निजी रूप से रखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चाहता है कि उदयपुर बहुत स्मार्ट बने, यहाँ की पहाड़ियाँ बहुत सुंदर हो। मेरा भी एक व्यक्तिगत सोचना है, मेरे मन में एक विजन है। आपने पूछ लिया तो मैं बताऊं, ये जितनी पहाड़ियाँ आपको यहाँ दिख रही है, अगर इसमें हर पहाड़ी में 27 पहाड़ियाँ हैं, जो मैंने पता किया पर्यावरण मंत्रालय से, 27 पहाड़ियाँ, 27 पहाड़ियों में अगर आपने सिर्फ 1-1 लाख पेड़ लगाए तो 27 लाख पेड़ तो इन पहाड़ियों पे हो जाएंगे। और जितनी बड़ी बड़ी ग्रुप्स हैं उनको हम जोड़ दें तो ये इसको मेंटेन करें, हम उसको उसका जिम्मा दें। साथ ही फतेह सागर एक झील है, पिछोला और दूध तलाई को और मेंटेन किया जाए और उसको इतना स्वच्छ किया जाए, इतना स्वच्छ किया जाए, उस पर डॉल्फिन चले। बच्चों के लिए जो ये फिश एक्वेरियम है, वहां की टिकट है, उसमें मेरे और आप के लोगों के जाने का कोई हिम्मत ही नहीं बनती, क्योंकि वहां की टिकट बहुत है। तो अगर मौका मिलता है हमारे जैसे युवाओं को तो निश्चित ही उसको हम ठीक करेंगे, उसको करेंगे। गुलाब बाग जैसा दूसरा गुलाब बाग बने। हमारे यहाँ की जो सबसे बड़ी जान और लाइफ लाइन है वो झीलों के बाद में मार्बल है। इस मार्बल के साथ में और ढिलाई देकर इसके विकास को और इसकी उन्नति को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ रोजगार मिले। हमारे यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं है, तो ऐसा प्लान किया जाए कि बाहरी फैक्ट्रियों को यहाँ आमंत्रित करके और इसको और ठीक किया जाए और यहाँ लोगों को रोजगार मिले। यूनिवर्सिटी बनी है, अध्ययन की दृष्टि से भी बनी है, एमबी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन और हॉस्पिटलों की जो डिमांड है वो और बड़े, यानी उदयपुर बने तो बने नोएडा जैसा। मैं जब नोएडा गया, दिल्ली गया, तो मैं आज भी लगता है कि नोएडा और दिल्ली जैसी सड़कें हो, नोएडा जैसा शहर हो। ठीक है, यहाँ पे गरीबों को भी जीने का अधिकार है, रहने का अधिकार है, तो निश्चित ही जो ठेले अस्त व्यस्त है उनको सुव्यवस्थित किया जाए, सुंदर किया जाए। तो मुझे लगता है शायद ये शहर और सुंदर हो सकता है। और मुझे गर्व है कि मैं इस मेवाड़ में रहता हूँ, मैं इस मेवाड़ का पानी पीता हूँ, इस मेवाड़ की माटी को मैं बहुत नज़दीक से की गंध को सूंघता हूँ और यहाँ के नमक को खाता हूँ। तो मुझे लगता है शायद ये महाराणा प्रताप की भूमि, वास्तविकता में महाराणा प्रताप की भूमि और एक गौरवान्वित करने वाला शहर। चूंकि आपने दिल्ली की बात करी, आम आदमी पार्टी भी ऐसा आह्वान कर रही है कि वह 200 सीटें ऊपर राजस्थान में अपने कैंडिडेट्स उतारने जा रही है, तो आपकी इस पर क्या सोच है और आप क्या सोचते हैं वास्तविकता में? मैं तो उनको समझता हूँ अकबर से कम नहीं है। अकबर ने भी राजस्थान में उदयपुर को पराधीन करने की कोशिश की थी, प्रदेश को पराधीन करने की कोशिश की थी। मेरे मेवाड़ ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, वहां की कुर्सी हमेशा खाली रहती थी। और मैं आपको आज कह रहा हूं, वो एक आध विधायक भी लिया है तो बहुत बधाई का आंकड़ा तो पार ही नहीं कर पाएंगे। ये राजस्थान है, ये वीरों की भूमि है, यहाँ के पशुओं में भी ताकत है, यहाँ के पशुओं की भी पूजा होती है पूरे विश्व में। मुझे आप बता दें कि ऐसा कोई भी देश या ऐसा कोई भी जिला हो जहाँ पे घोड़े की पूजा होती हो, पशुओं की पूजा होती हो, अगर कहीं होती है तो मेरे देश मेवाड़ में होती है। गौ माता तो हमारे लिए माता है, वो सबके लिए है। लेकिन
चेतक की पूजा भी कहीं होती है तो यहाँ होती है, मीरा की भक्ति देखनी है तो यहाँ होती है, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए आप पार्टी में। उनको जरूर लग रहा है कि उन्होंने दिल्ली लिया है, पंजाब लिया है, ये मेवाड़ है। जब हमने मुगलों को खदेड़ा, अंग्रेजों को खदेड़ा, तो ये कहाँ से आए, इनको भी खदेड़ेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हनुमान जी बेनीवाल भी कुछ समय पहले अभी यहाँ आए थे और मिस कॉल देने की उनके होर्डिंग्स भी शहर में बहुत जगह लगे हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन मुझे लग रहा है शायद वो इस मेवाड़ संभाग में उनका खाता नहीं खुलेगा। तो देखिए, गली गलियारों में ये भी चर्चा थी कि आपको नजरबंद किया गया और गहलोत सरकार में आपकी तरफ से एक खौफ की लहर भी दौड़ी, तो ये क्या है, क्या क्या किस्सा है वो मुझे बताएं। नहीं, ऐसा नहीं था। माननीय खेमराज जी जो हमारे यहाँ के मंत्री रहे, कटारा साहब, उनकी मूर्ति का अनावरण होना था, तो पुलिस प्रबंधन जिस प्रकार से हमारे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, तो हमको रहा नहीं गया युवाओं को, और हमने बैरिकेड तोड़ दिए। जब ये घटनाएं, मुझे लगता है शायद जो आगे डीजीपी आदि तक गई होगी, तो पता नहीं किसी ने चर्चा चला दी भाई ये काले झंडे दिखा सकते हैं। हम तो बीजेपी के लोग हैं, विरोध में थे उस चीज के। तो मेरे ऑफिस में 80 पुलिस वाले पहुंचे और उन्होंने मुझे बोल दिया कि साहब आपको नजरबंद करने के आदेश है। मैं पहली बार समझा कि नजरबंद क्या चीज है, मुझे नहीं पता था। मैंने बहुत आक्रोश भी व्यक्त किया। मैंने माननीय सतीश जी पुनिया साहब और हमारे प्रदेश अध्यक्ष को भी इसकी सूचना की कि इस प्रकार से इन्होंने मुझे एक प्रकार से घेराव कर दिया मेरा, मुझे ना उठने देवे, बाथरूम करने भी नहीं जाने देवे, चाय नहीं पीने देवे, मेरे मोबाइल ले लिए गए। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति वो हम कार्यकर्ताओं पर भी करना चाह रहे हैं। और गहलोत साहब को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, डरने वाले कार्यकर्ता नहीं है। नहीं, जैसा कि हमारा यह जो शो है, यह कोई पॉलिटिकल पार्टी के बायस नहीं रखता है, पर यह बात सही है, जनता के विकास के लिए आंदोलन करना सही बात है। और जैसा कि आपने अपनी बातचीत में भी कहा कि विनम्रता पूर्वक अपनी बात को प्रेजेंट करने का राइट हर व्यक्ति रखता है, और हम यही आशा रखते हैं कि आगे भी आपके पॉलिटिकल सफर में आप जनता के विकास के लिए इसी प्रकार आंदोलन करते रहें और उसका जो लाभान्वित जो जनता है उन्हें उसका लाभ मिलता रहे। तो मुड़ते हैं चुनावी टपरी के रैपिड फायर राउंड की ओर। शास्त्री जी तैयार रहिए। जी, मेवाड़ी में पहला सवाल, भाजपा से कितने कार्यकर्ताओं ने उदयपुर विधायक की दौड़ में नामांकन फाइल करे हैं? 11 की 2। आपका नंबर कहां पर? सब लास्ट में को सब छोटो हूँ। फतेह सागर या पिछोला? फतेह सागर। संडे शाम को दाल बाटी, पाव भाजी या इडली डोसा? मेवाड़ी या तो दाल बाटी। कटे? दाल बाटी तो देख जोरदार, देखिए तूफान हीरो है और देखो ये तूफान में सब पड़ भी रहा है। तो ये चुनाव में भाजपा तूफान ही बनाएगा अपने बार, ये साबित वीरो आप रटे, ये शकुन है। वसुंधरा राजे या अन्य मुख्यमंत्री दौड़ में? कमल रफूल। सचिन पायलट या जादूगर गहलोत? कमल रफूल री बात है, बस बात ही नहीं करा पा। दूसरे तो देखा ही क्यों आप, आपने तब देखा चेहरो आपने तो कांच वड़ी में देखा, कांच में आपने देखा कमल रफूल। 3 ऐसी सौगातें जो उदयपुर शहर को आप देना चाहेंगे? जिला, पहाड़ी सुरक्षा और युवाओं ने रोजगार। ऐसे 3 विजन जिनके मार्फत ये आप ग्राउंड पर ये इन सबों के लिए काम कर सके। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां ने उदयपुर में लानो और वंडी माध्यमों रोजगार देनो और रोजगार के माध्यमों खुशहाली लानी, ये 3 ही काम है। तूफानों को दरकिनार करते हुए चुनावी टपरी में हमारी वार्तालाप जारी है। अगला सवाल, आपके पॉलिटिकल गुरु? माननीय गुलाब जी भाई साहब और सतीश जी पुनिया, और मेन गुरु झंडे महासबर हमजा जो पूरा देश का गुरु माननीय नरेंद्र मोदी। गुलाब जी भाई साहब की कमी खलती है? बिल्कुल खले, क्योंकि माँ कभी भी आंदोलन करता तो लागतो के भाई साहब है तो माँ कभी भी घनी भिड़ जाता, डरप लागे कई करा। आपका पॉलिटिकल मंत्र? सबकी सेवा करना, स्वच्छता, सुरक्षा और सेवा, ये मंत्र। हमारे माध्यम से युवाओं के लिए एक संदेश? निश्चित ही मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि पूरा देश आज युवा देश है और हम अपनी भागीदारी कहीं ना कहीं सरकार में रखें, वोटिंग में रखें। क्योंकि अगर आप कॉफी शॉप पे बैठे और बोलते हो कि यार फला आदमी ने अच्छा काम नहीं किया, तो मेरे भाई इसके जिम्मेदार आप लोग। आप अपनी वोटिंग करो और वोटिंग राइट्स से उपयोग करो। और अगर कोई नेता ठीक नहीं है तो उसको पेटी में मारो, वहां मत, मुंह से मत मारो, पेटी में मारो। क्योंकि किसी भी नेता का जन्म अगर कुछ है, उसकी कोई माँ है, तो वो पेटी होती है जिससे वोट निकलते हैं और काउंटिंग मशीन होती है। चुनावी टपरी में आज हमारी बातचीत हुई जिनेंद्र शास्त्री जी से, जो कि बहुत ही यंग हैं और एक ऊर्जा के साथ उन्होंने पूरी बातचीत में अपने पॉइंट्स को सबके सामने मद्देनजर रखा। शास्त्री जी, हम बहुत आभारी हैं कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।